हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू समझो केमिस्ट्री डिटेल में। आज बहुत दिन बाद वीडियो बनाने आई हूँ क्योंकि बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा स्टूडेंट्स। इन द मंथ ऑफ जुलाई देयर वाज फ्लड इन द प्लेस वेयर आई लिव। मैं हरियाणा के अंबाला में रहती हूँ और अंबाला में बाढ़ के वजह से हम लोगों का घर में भी पानी आ गया था और हमें कुछ समय के लिए घर से बाहर जाना पड़ा, आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। उसके बाद घर आए, फिर घर को सेट करते करते काफी ज्यादा टाइम लग गया। सॉरी फॉर दैट। इससे पहले मैं जून के लास्ट में जो वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो था 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के केमिस्ट्री क्वेश्चंस के आंसर्स। आई अपलोडेड आंसर्स ऑफ 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन मीन्स अप टू 18 सेक्शन ए, 19 एंड 20 सेक्शन बी का था जो कि हो गया है। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ 21 से। तो 21 क्वेश्चन एंड 22 क्वेश्चन आई हैव रिटन इन द बोर्ड। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। 21 क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस रेडॉक्स रिएक्शंस है एंड डी एंड ए ब्लॉक से ये क्वेश्चन है। तो MnO4 माइनस मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, जिसमें परमैंगनेट एनायन जो है यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है NO2 माइनस और एसिडिक मीडियम है इसलिए H+ है। तो यहाँ पे आपको पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है एसिडिक मीडियम में एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो ये NO2 माइनस को ऑक्सीडाइज करके क्या में कन्वर्ट कर देगा, NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस होकर के Mn+2 में आ जाएगा, साथ में वाटर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब NO2 माइनस NO3 माइनस में कन्वर्ट होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं NO2 माइनस में। अब समझ ही रहे हो कि N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 ऑक्सीजन का -4 और नेट चार्ज -1 मतलब नाइट्रोजन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो यहाँ पे नाइट्रोजन +3 से ये NO3 माइनस में क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5 बिकॉज 3 ऑक्सीजन दैट मीन्स -6, तो नाइट्रोजन इज इन +5, so +5 -6 नेट चार्ज इज -1। सो नाइट्रोजन +3 से अगर +5 में जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो ईच NO2 माइनस अपन ऑक्सीडेशन टू NO3 माइनस लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे देखो 2 MnO4 माइनस है, तो मैंने कहा कि जो परमैंगनेट आयन है वो रिड्यूस होगा खुद और NO2 माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस होकर के वो कौन सा आयन में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में। दैट मीन्स MnO4 माइनस में Mn जो है यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +7 से रिड्यूस होकर के ये बनेगा +2। तो 2 MnO4 माइनस है तो ये भी 2 Mn+2 बनेगा। अभी 2 Mn+2 बनने में ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, MnO4 माइनस में Mn+7 में है और ये जब Mn+2 में जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। और यहाँ पे 5 NO2 माइनस है तो 5 NO2 माइनस 5 NO3 माइनस में जब कन्वर्ट होगा तो ये कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, 5 कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है किसने गेन करना है, MnO4 माइनस को गेन करना है। बिकॉज ऑलवेज इन द रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स lost and electrons gained they should be equal, तो वो हमें पहले ही बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2 MnO4 माइनस अगर हमने लगा दिया तो 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा और 2 Mn+2 बना देगा। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड ये हमने बैलेंस कर लिया। तो यहाँ पे 2 Mn+2 और साथ में होगा 5 NO3 माइनस। अभी देखिए वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 2 8 और 5 2 10 18 है और राइट साइड में 5 3 15 ऑक्सीजन हो गया है। तो 3 और ऑक्सीजन चाहिए, दैट मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड। तो देखिए 3 2 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो दीज विल बी द प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए नंबर बी में ये है डाइक्रोमेट एनायन जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट से आया है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में और यहाँ पे किसी को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, खुद का इसका एसिडिक मीडियम में रिडक्शन हो रहा है। तो ये
Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है। 6 2s are 12 और 7 2s are 14, तो 12 माइनस 14 नेट चार्ज आपका -2 है। और यहाँ पे एसिडिक मीडियम है तो H+ है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 6। दैट मीन्स 2 क्रोमियम +6 से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है? +3 में जा रहा है। और Cr+3 तब कितना बनेगा? 2 क्रोमियम है +6 में, दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है और क्या बनाना है? Cr+3। तो 2 Cr+3 इधर में बन गया और इलेक्ट्रॉन्स इसने टोटल 6 गेन कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग हो गया और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। 7 ऑक्सीजन एटम्स है तो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी हमने लिख लिया। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 22। 22 में देखिए ये कन्वर्शन आपने करना है। यहाँ पे बोला कि आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द अबव रिएक्शन। ये मैं यहाँ कर देती हूँ। आपको पता ही है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पे OH किससे रिप्लेस हो जाएगा? Cl से रिप्लेस हो जाएगा। तो A क्या होगा? इट विल फॉर्म CH3। CH यहाँ पे OH की जगह आपको Cl लिख देना है। ये हमारा A हो गया। अभी नेक्स्ट A को हमें ट्रीट करना है सिल्वर साइनाइड से। आपको पता है कि अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड या तो सोडियम साइनाइड से अगर हम हेलो एल्केन को ट्रीट करता है, ये हेलो एल्केन ही है, तो हमें मिलते हैं एल्काइल साइनाइड या तो एल्केन नाइट्राइल, जिसको IUPAC में बोलता है। मतलब यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? CN आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिल्वर साइनाइड से ट्रीट करना है तो आपको पता है कि सिल्वर साइनाइड से अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? आइसोसाइनाइड आयन आ जाएगा, मतलब NC आ जाएगा, CN नहीं आएगा। दिस इज योर B। दिस इज alkyl isocyanide. This is also called alkyl carbylamine. This is having a unpleasant smell. ये जो आइसोसाइनाइड है अनप्लीजेंट स्मेल होते हैं इसके। उसके बाद 22 का बी में देखो CH3 CH2 CH2 Cl, इसको ट्रीट किया जा रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, वो भी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। सो हेलो एल्केन अपॉन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंडरगोस एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे इसका एक स्पेशल नेम है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों? बिकॉज यहाँ से जो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड का एलिमिनेशन होगा उसमें Cl तो जाएगा ये वाला कार्बन एटम से, Cl जिसके साथ अटैच्ड है इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन एटम को हम बोलेंगे बीटा कार्बन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जाएगा, तो ये दोनों के बीच में तब क्या फॉर्म हो जाएगा? ये दो कार्बन एटम के बीच में एक बॉन्ड और फॉर्म हो जाएगा, दैट मीन्स एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दैट मीन्स आपको मिलेगा प्रोपिन। ये आपका A है। अभी प्रोपिन उसको फर्दर हम ट्रीट कर रहा है HBr से। अब HBr से अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो होगा मार्कोनिकॉव्स एडिशन, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड वगैरह मेंशन नहीं है तो इट विल अंडरगो मार्कोनिकॉव्स एडिशन। मार्कोनिकॉव्स एडिशन में क्या होते हैं? ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है इनमें से जिस कार्बन के साथ लेस नंबर में हाइड्रोजन एटम है, जो ब्रोमीन है, वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और जिस कार्बन के साथ ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन है जो कि ये वाला है, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड होगा। सो द प्रोडक्ट विल बी दिस। ये नीचे कर देते हैं। दिस अपॉन ट्रीटमेंट विथ HBr विल फॉर्म CH3 CHBr CH3, दैट मीन्स 2-bromopropane। ये आपका प्रोडक्ट हो गया है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23, द क्वेश्चन सेज अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, दैट मीन्स आपको रीजन देना है। नंबर 1 में है फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। फिनॉल वाकई में अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू लाउरी ब्रांस्टेड एसिड किसको कहा जाता है? एसिड उसको कहा जाता है जो कि प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, जो प्रोटॉन दे सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसी को हम बोलते हैं एसिड। तो सी हियर, अगर आपको रिएक्शन से आंसर देना है, आपको सिंपली बताना है कि फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। रीजन आपको नहीं बताना है, तो रीजन नहीं बता करके आप रिएक्शन के थ्रू बता सकते हो कि जैसे फिनॉल और अल्कोहल में अल्कोहल लिटमस टेस्ट नहीं देते हैं। आपको पता है एसिड्स टर्न
ब्लू लिटमस रेड। तो फिनॉल ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, लेकिन अल्कोहल ये नहीं कर पाता है। ऑन द अदर हैंड फिनॉल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, इसके साथ रिएक्शन करके फिनॉल क्या प्रोड्यूस करते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर। अल्कोहल जो है ये रिएक्शन नहीं देते हैं। सो ये दो जो आपका टेस्ट है, एक रिएक्शन है, एक टेस्ट है, इसके थ्रू आप ये बता सकते हो कि फिनॉल is stronger acid than alcohol। लेकिन why phenol is stronger acid than alcohol? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फिनॉल का स्ट्रक्चर में, और फिनॉल जो है प्रोटॉन लूज करने के बाद जो बनाता है फिनॉक्साइड आयन, वो फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर में अल्कोहल का स्ट्रक्चर एज वेल एज अल्कोहल जब प्रोटॉन लूज करते हैं अल्कोक्साइड आयन बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर में, तभी आप कंपेयर करके सही बता सकते हो कि ये रीजन है, यही वजह है फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो फिनॉल का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फिनॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो देखिए फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन एटम जो कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इसके पास दो लोन पेयर है। सो वन पेयर इट विल फ्लो थ्रू द बेंजीन रिंग, एंड बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ ये इंटरेक्शन करेगा, रेजोनेंस होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स तब यहां से इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो ये होगा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, उसके पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये बॉन्ड तो टूट गया है, यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड है। अगला स्ट्रक्चर, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये दो कार्बन एटम के बीच में, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पैरा पोजिशन में आ जाएगा। सो पैरा पोजिशन में नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन having one lone pair positively charged H। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा। नाउ दिस पोजीशन विल बी नेगेटिवली चार्ज, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास, एक लोन पेयर प्लस चार्ज H। ठीक है, अगला क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया था वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे, पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो दिस विल बी द लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये जो स्ट्रक्चर्स है इसमें आप देखिए 2 से लेकर के 4 तक जो स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर में देयर इज सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन रिंग में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन है, तो ये स्ट्रक्चर्स दे हैव गॉट हाई एनर्जी एंड दे हैव गॉट वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑन द अदर हैंड, जब फिनॉल एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, एक प्रोटॉन ये लूज करते हैं, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये दे देते हैं H प्लस को, और उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं और बनते हैं ये आयन, फिनॉक्साइड आयन प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन जो है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन का है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सब देखिए, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था, 6 इलेक्ट्रॉन्स था, मतलब 3 लोन पेयर्स था, उसमें से एक लोन पेयर इसने फ्लो कर दिया बेंजीन रिंग के साथ, रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर दिया। ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है 6 to 10, इन सारे स्ट्रक्चर्स में ओनली 1 नेगेटिव चार्ज इज देयर, दैट मीन्स नो सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सो दैट इज व्हाई फिनॉक्साइड आयन जो है इट इज बेटर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन कंपेयर टू फिनॉल। तो फिनॉल इसीलिए क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके फिनॉक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो है फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। सो कोई भी रिएक्टेंट का टेंडेंसी ऑलवेज यही होगा, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो उसको बनाने का टेंडेंसी उसका ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई इट रेडिली लूजेस ए प्रोटॉन टू वाटर एंड फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन व्हिच इज हाईली स्टेबल बाय रेजोनेंस। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अल्कोहल की बात करो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अल्कोहल के केस में क्या हो रहा है? अल्कोहल के केस में जो ROH है, ये ROH जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल का, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, और इसके साथ जब वाटर का रिएक्शन होते हैं और ये फॉर्म होता है अल्कोक्साइड आयन, तो नीदर अल्कोहल नॉर द अल्कोक्साइड आयन
is resonance stabilized. On the other hand, जो alkoxide ion है इसकी स्टेबिलिटी काफी कम हो जाती है. रीजन क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये जो R ग्रुप है इसका क्या है? इसका प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट. तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है जिसके कारण इसके स्टेबिलिटी भी लो होते हैं. इसीलिए अल्कोहल का वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कोक्साइड आयन बनाने का जो टेंडेंसी है वो काफी कम होते हैं. रिएक्शन से तो हमने ये बता दिया, यस फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल. लेकिन अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का और फिनॉक्साइड आयन का जो कि प्रोटॉन रिलीज करने के बाद बनाता है वो दोनों का कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि फिनॉल के कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा है. सो इट हैज गॉट ए हाई टेंडेंसी टू लूज द प्रोटॉन इन द aqueous solution and form the better resonance stabilized phenoxide ion. On the other hand, अल्कोहल में कोई ऐसी बात नहीं है. तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन का आंसर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है. ब्यूटान 1ऑल है ये. इसका नाम क्या होगा? स्ट्रक्चर खोल के लिखिए. CH3 CH CH3 CH2OH. सो ये 1 ये 2 ये 3. सो इट विल बी 2 मिथाइल प्रोपान 1ऑल. ये वाला जो है इसको भी खोल के लिख के इसका भी नाम कीजिए. इसमें कोई भी आप चेन ले लो, या तो ये ले लो या तो ये ले लो या तो ये ले लो, कोई भी चेन ले लो. सो अगर आप इसको लेते हो 1 ये 2 ये 3 तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपान 2ऑल. तो इसमें देखिए धीरे धीरे फर्स्ट वाले में कोई ब्रांच नहीं है, सेकेंड में एक ऐसा ब्रांच है, थर्ड में और भी ब्रांच हो गया है. सेकेंड कार्बन एटम में 2 मिथाइल ग्रुप लग गया. तो ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज करते हैं? रीजन ये है कि ब्रांचिंग इंक्रीज करने के साथ साथ जो मॉलिक्यूल है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाती है. सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाने से जैसे कि मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट एक स्फेरिकल शेप ले लेते हैं, तो इस तरह से उसके सरफेस एरिया अगर डिक्रीज हो गया तो मॉलिक्यूल में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कम हो जाती है. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है. सो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाती है. तो यही रीजन है कि विद द इंक्रीज इन द ब्रांचिंग द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. क्वेश्चन नंबर 23 में एक इंटरनल चॉइस था स्टूडेंट्स. वो इंटरनल चॉइस में ये दिया गया है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. यहाँ पे आप देख रहे हो कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है और टेम्परेचर देखिए 443 केल्विन टेम्परेचर. जब अल्कोहल के साथ एसिड का रिएक्शन होता है तो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलते हैं. 443 केल्विन टेम्परेचर में हमें मिलते हैं इथिन. एक मॉलिक्यूल वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, हमें मिलते हैं इथिन. तो इसका मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा? अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एसिड से क्या करेगा? एक H+ को एक्सेप्ट कर लेगा. एक लोन पेयर दे करके H+ के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ये जो बनेगा इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल. अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल में देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ऑक्सीजन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है कार्बन के साथ, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स को ये पुल कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा. ये प्रोसेस स्लोली होगा और ये बनेगा CH3CH2+. जैसे ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा और ये एक मॉलिक्यूल वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. अब ये जो आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है, आपको पता है कि कार्बोकैटायन, कार्बोनियन, फ्री रेडिकल, दे आर हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. ये तुरंत क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन एटम है इससे एक प्रोटॉन को लूज कर देगा. ये इस तरह से होगा. इस कार्बन में से एक प्रोटॉन जाएगा तो एक हाइड्रोजन को हमने अलग से लिखा, यहां से प्रोटॉन जाएगा, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2+H+. ये कार्बन जैसे इलेक्ट्रॉन मिलते ही नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज था, इन दोनों के बीच में एक और बॉन्ड फॉर्मेशन होकर के इथिन फॉर्मेशन हो जाएगा. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन रीमर-टिमन रिएक्शन. तो रीमर-टिमन रिएक्शन फिनॉल का ही है. फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म और
एक्वस अल्काली के रिएक्शन से बनते हैं सैलिसाइल्डिहाइड, जिसको हम IUPAC में बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, फिनॉल से एल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। सो वो रिएक्शन ये होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं CHCl3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ये बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस अपॉन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन 2 मॉलिक्यूल NaCl निकल जाएगा और ये बनेगा 2 क्लोरीन की जगह 2 OH आ जाएगा और NaCl का एलिमिनेशन हो जाएगा। अभी एक ही कार्बन एटम के साथ 2 OH ग्रुप जब अटैच्ड होते हैं तो ये अनस्टेबल होते हैं। सो 1 molecule of water will be eliminated and what will be formed? This will be formed, ये CH हो जाएगा। नेक्स्ट चीज Na को भगाना है, यहाँ पे OH बनना है तो इसको एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। डाइल्यूट HCl से अगर हम ट्रीट करते हैं तो NaCl एलिमिनेट होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, इसको सैलिसाइल्डिहाइड भी बोला जाता है। शॉर्टली इस तरह से लिख सकते हो, फिनॉल एरोहेड में लिख दो CHCl3 प्लस NaOH एक्वस, ये फर्स्ट सेकेंड स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस तो H प्लस और डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख दो OH, यहाँ पे CHO। तो ये भी एक तरीका है 1 नंबर के लिए। अगर आप ये सारे रिएजेंट सही लिखे हो, 2 स्टेप में हो रहा है, ये आपने 1 2 करके लिख दिया है सारे रिएजेंट और प्रोडक्ट आपने लिख दिया, इसमें कोई मैकेनिज्म की बात नहीं है, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। और अगर डिटेल में लिखना चाहते हो तो ये मैंने बना दिया डिटेल में, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो रीमार्टिमन रिएक्शन को। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ये रिएक्शंस लिखने हैं। नंबर ए में है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, नंबर बी में है गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। नंबर ए में जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप का 1 डिग्री एमीन मतलब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन है। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन मतलब प्राइमरी एमीन गिव्स दिस रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बनेगा, कार्बाइल अमाइन बनेगा, जिसका एक अनप्लीजेंट स्मेल है जिससे उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री एमीन फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, एलिफेटिक के लिए भी एरोमेटिक के लिए भी। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के लिए हम लेंगे प्राइमरी एमीन तो RNH2, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया प्राइमरी अमीन का, साथ में क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड RNC isocyanide, which is also known as carbyl amine. This has got a unpleasant smell. साथ में KCl और water. So this is what is कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। दिस इज ए कॉन्वेनिएंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ एलिफेटिक एंड एराइल 1 डिग्री एमीन प्राइमरी एमीन। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड इन दिस मेथड। रीजन मैं आपको बाद में बता रही हूँ, पहले इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है थैलिमाइड। थैलिमाइड के साथ हमें ट्रीट करना है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, हमें मिलेगा पोटेशियम थैलिमाइड। थैलिमाइड का स्ट्रक्चर ये होते हैं। नो पोटेशियम थैलिमाइड के साथ रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड का, ये रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड का RX। तो RX में से ये जो X है ये हैलोजन है, अल्काइल हैलाइड में हैलोजन एटम विल गो आउट और R के साथ कौन अटैच हो जाएगा, ये जो N के ऊपर माइनस चार्ज है ये M के साथ R अटैच हो जाएगा, ये एज X माइनस निकल के X माइनस और K प्लस मिलके माइनस KX यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा पोटेशियम हैलाइड का, और ये जो N माइनस है उसके साथ R प्लस का क्या हो जाएगा अटैचमेंट हो जाएगा और हमें मिलेगा N अल्काइल थैलिमाइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलाइड आयन जा रहा है और ये जो आपका पोटेशियम थैलिमाइड में से थैलिमाइड आयन है ये R प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स दे अंडरगो, बट एराइल हैलाइड्स दे डोंट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन आपको पता होगा कि हैलोजन एटम और कार्बन एटम के बीच में रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है,
जिसके कारण बॉन्ड जो है शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो उसका क्लीवेज पॉसिबल नहीं है। अल्काइल हैलाइड में कोई रेजोनेंस नहीं है, जिसकी वजह से हैलाइड आयन विल गो आउट और ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा ये कार्बोकैटायन के साथ मतलब R प्लस के साथ N माइनस का अटैचमेंट हो जाएगा, हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस इज एन अल्काइल थैलिमाइड एंड दिस वाज पोटेशियम थैलिमाइड। नाउ दिस वन will undergo acid hydrolysis H plus H2O and what will be formed RNH2 plus thylic acid। RNH2 is aliphatic primary amine और ये है आपका थैलिक एसिड। ये जो थैलिक एसिड है इसको दोबारा थैलिमाइड में कन्वर्ट करके दोबारा इस रिएक्शन के लिए सिंथेसिस के लिए यूज किया जा सकते हैं। इसके साथ अगर अमोनिया का रिएक्शन किया जाए तो अमोनियम थैलेट फॉर्म हो जाएगा। दैट मींस ये बन जाएगा COONH4, ये भी COONH4 हो जाएगा, जिसको स्ट्रांगली हीट करने से दोबारा क्या बन जाएगा, थैलिमाइड बन जाएगा। और इस थैलिमाइड को गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन में बार बार यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर एराल्काइल एमीन हम बनाना चाहता है, 1 डिग्री एमीन बनाना चाहता है तो हम बना सकते हैं। एराल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा यहाँ पे, एराइल हैलाइड लेने से नहीं होगा, बिकॉज एराइल हैलाइड विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि एराल्काइल हैलाइड उनका जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल हेलोएल्किन की तरह है, अल्काइल हैलाइड की तरह है। सो यहाँ पे अगर हम ये जो RX की जगह अगर हम C6H5 CH2X ये अगर हम एराल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा C6H5 CH2NH2। ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट मींस हमें बेंजाइल अमीन मिल जाएगा। सो ये भी 1 डिग्री अमीन है। सो 1 डिग्री अमीन अल्काइल हो चाहे एराल्काइल हो, हम इस मेथड में कन्वीनियंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन रीजन मैंने आपको बता दिया कि हम एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में हम नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है राइट केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन्स द स्ट्रेट चेन। तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर भी होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, दोनों मैं आपको बना के दिखाऊंगी। पहले मैं रिएक्शन लिख देती हूँ जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डी ग्लूकोज में जो है ऑल द 6 कार्बन एटम्स दे आर प्रेजेंट इन ए स्ट्रेट चेन। तो देखिए ये रिएक्शन है। सो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। इसको अगर हम HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस ट्रीट करें और साथ में हीटिंग भी करें तो हमें मिलते हैं N हेक्सेन प्लस 2 आयोडोहेक्सेन। तो ये रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ऑल द 6 कार्बन एटम्स ऑफ ग्लूकोज दे आर अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट चेन, क्योंकि प्रोडक्ट में देखिए N हेक्सेन बना है, साथ में 2 आयोडोहेक्सेन बना है। नाउ लेट अस मेक द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ये जो आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ जो आपका ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर में ही जो 5th कार्बन एटम है जिसके साथ एक वेज ग्रुप है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर के हेमी एसिटल फॉर्मेशन होते हैं। तो इस तरह से हेमी एसिटल फॉर्मेशन होगा और ये होगा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखिए हेमी एसिटल फॉर्मेशन की वजह से ये ग्लूकोज एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं और इसमें जो कार्बन एटम नंबर 1 है अभी वो भी क्या हो जाता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो जाता है, दैट मीन्स कायरल कार्बन एटम हो जाता है। पहले ये जो कार्बन एटम्स थे ये सब कायरल थे, कार्बन 1 नहीं थे। हेमी एसिटल फॉर्मेशन की वजह से ये भी जो है कायरल हो गया है C1, और कायरल होने की वजह से ये जो H और वेज का जो अरेंजमेंट है नंबर 1 में, ये दो है, 2 टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक टाइप का अरेंजमेंट में आप देख ही पा रहे हो, OH ग्रुप जो है राइट हैंड साइड में है, H ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, और दूसरा एक पॉसिबल है जिसमें OH ग्रुप आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, H आ जाएगा राइट हैंड साइड में। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में आता है तब उसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, और ये जो OH राइट हैंड साइड में है, H लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। सो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों को हम एक दूसरे के एनोमर बोलते हैं। तो वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा लिंकेज जो है रिस्पॉन्सिबल है,
पेप्टाइड लिंकेज, ये है नंबर बी का आंसर। ये फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। आपको पता है प्रोटीन्स दे आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स के ज्वाइनिंग के वजह से जो फंक्शनल ग्रुप बनते हैं वो है अमाइड फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए प्रोटीन को हम पॉलीअमाइड भी बोलते हैं। और ये जो लिंकेज है, इस लिंकेज को कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। तो प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड, पॉलीअमाइड इस तरह से बोलते हैं। तो दो अल्फा अमीनो एसिड्स के जब कंडेंसेशन होते हैं, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है और ये लिंकेज बनता है जिसका नाम है पेप्टाइड लिंकेज। सो पेप्टाइड लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। So here I end today's video. I thought that the 3 marks question also I will discuss, but the thing is that then the video will be too lengthy and I don't want to make it too lengthy because the students they don't watch the full video. आप लोग देखते नहीं हो तो इसलिए फायदा नहीं है। So very soon I will upload the video for the 3 marks questions. रिक्वेस्ट एक ही है आपसे कि आप में से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो उनको तहे दिल से शुक्रिया, उनको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। आगे आपको और भी बहुत ही यूजफुल वीडियोस मिलेंगे। इसके बाद नीट के पेपर के जो वीडियोस हैं वो आना शुरू होगा वंस आई फिनिश 2023 CBSE बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।